कहाँ से आएगा? चलिए मैं तो लगा हुआ, मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो एवरीवन। तो मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, वो काउंटिंग आपको समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या वो करके दिखा सकते हो आप किसी को? मुझे मत दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऐसी काउंटिंग करके दिखा सकते हैं आप? क्यों बेटा, कोशिश तो कर ही सकते हैं नहीं? उसके जो थर्ड राउंड है ना, थर्ड राउंडिंग में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो जो डी भी हमने बाहर निकाल दिया है, फिर भी वो मिल जाता है ना, वो थोड़ा सा है। तो उसमें आप देखेंगे तो उतना बुरा नहीं है, मतलब समझा सकता है। अगर आप एक दो बार उसकी कोशिश करें, घर प्रैक्टिस करें, तो वो समझ में आ जाएंगी। ठीक। तो अब मैं आपको ये आज पूरा पीपीटी दिखाना चाहता हूँ कि हमने आकर क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या शामिल है और उसमें क्या शामिल नहीं था, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। मैम आज पहली बार हैं आप? ओके। तो मैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटी मेरा चल रहा है, पॉलिटी में मैंने द एग्जीक्यूटिव्स, द एग्जीक्यूटिव चल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव मैंने इन्हें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इसके प्रोविजन है और कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं। प्लस मैंने इन्हें बताया कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल हैं। प्लस मैंने इनकी यूएसए के प्रेसिडेंट से इनकी कंपेयर करा के दी कि यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, वो मैंने इन्हें बताया कि वहाँ भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही है, डायरेक्ट नहीं है। लगता है, वो देखने में लगता है कि डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो इनडायरेक्ट है, तो हमने इनडायरेक्ट में कराया। फिर हमने बताया कि भी आखिर ये बताइए कि एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो हमने इन्हें बताया कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज में जो आर्टिकल 54 है उसमें सभी राज्यों की विधानसभाएं, है ना, ऑल स्टेट की जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्टेड मेंबर होंगे। जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है बेटा कि सीधा जो जो रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसे। तो हमारे पास इस टाइम 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी को मतलब एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सारे रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उन्हें हम लेजिस्लेटिव नहीं दे सकते थे। वो समय की बात है, अगर उनमें पॉपुलेशन से बढ़ जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाएं, तो हमने दे सकते हैं। ये हमारे पास पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर उनके पास है, पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी को कोई पावर दे सकती है। सेकंड बात मैंने बताया, फिर जो लोकसभा और राज्यसभा है, जो पार्लियामेंट के दो हाउस है ना, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, यहाँ इलेक्टेड इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ अगर नॉमिनेटेड लोग बैठे हुए हैं तो वो उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो वोट नहीं डालेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप सुनेंगे तो आर्टिकल 80 का 1 क्लॉज है, वो ये बात कहता है कि कभी राज्यसभा में, राज्यसभा मतलब अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी समुदाय का मतलब किसी कम्युनिटी का अगर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है तो राष्ट्रपति, तो एंग्लो इंडियन को उसमें लोकसभा में करते थे। ठीक। तो 2019 के बाद लोकसभा का तो सिस्टम ही खत्म कर दिया कि वो एंग्लो इंडियन ही हटा दी हमने। आरपीए में एक अमेंडमेंट करा हमने, आरपीए का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, और वो हटा दिए। फिर आर्टिकल 80 में जो राज्यसभा के बारे में कही है, तो राष्ट्रपति को ये वो दिया है कि राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, कहाँ, राज्यसभा में। कैसे लोगों को? जिन्हें आर्ट, कल्चर,
साइंस एंड सोशल सेक्टर का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करा हो। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, विजय माल्या राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर थे, सचिन, आगा, रेखा, जावेद अख्तर, कौन लोग थे ये 12 वो लोग थे जो अपने एरिया के कौन थे, स्पेशलिस्ट थे। तो 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, जनता के लोग नहीं है वो मतलब मैं पीएम था, मैंने कहा यार इन 2 लोगों को नॉमिनेट कर दो आप, या इन 12 लोगों को नॉमिनेट कर दो, तो आपको मैंने नॉमिनेट कराया कहीं ना कहीं, सीधा जनता ने नहीं कराया। जनता का मतलब है सीधे पार्टिसिपेट करना, वोटिंग करना। तो ये बात बताई इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक। तो ये सारे लोग, फिर मैंने इनकी ये बताया कि एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर जब इनकी काउंटिंग मैंने कराई प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो मैंने कहा एक कोटा होता है। कोटा मतलब एक फॉर्मूला है। कोटे का फॉर्मूला क्या है बताइए बेटा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, बताया मैंने आपको, अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1 और ब्रैकेट में बाहर सबसे 1। तो मतलब एक ये कोटा है कि हम फर्स्ट पार्ट द पोस्ट से इलेक्शन नहीं कराते। अब सेकंड बात हमारी सुने कि मैं लगभग प्रेसिडेंट एंड कर चुका हूँ। आप शायद पहली क्लास में, आप भी पहली क्लास में ना, है नहीं, पहली बार क्लास में। तो मैं लगभग पूरी चीज़ें प्रेसिडेंट की इनके पास एंड कर चुका हूँ। मैं प्रेसिडेंट की पावर में मैं इन्हें लेकर आया था, और पावर मैंने इन्हें प्रेसिडेंट की ये बताई थी कि पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। पहली पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि सारे काम प्रेसिडेंट करेगा, चाहे रोड बनना हो और चाहे इलेक्शन हो, चाहे यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर हो, सारे काम कैसे हैं, एग्जीक्यूटिव काम है। रूट लेवल पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? और जब रूट लेवल पे हो रहे हैं तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव काम किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट अपने आप करें या अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करें, तो प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट वही करते हैं, ठीक। कैग को, एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स को क्या करते हैं? कहते हैं भाई ये काम आपको करना है, ठीक। सेकंड काम उनका था लेजिस्लेटिव पावर। पहला काम था एग्जीक्यूटिव पावर में, दूसरा काम था उनके पास क्या? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते ही प्रेसिडेंट। जैसे अगर कभी ये है पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट के हाउस होते हैं 2, एक को हम कहते हैं एलएस और एक है हमारे पास आरएस। एलएस आरएस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अब कोई कानून पास करना है तो कानून पास करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा, पार्लियामेंट की है। कानून कौन पास करेगा? कानून पास करने वाला इंडिया में कोई सबसे सुपर इंस्टीट्यूशन है तो उसका नाम क्या है? कोई डाउट? कानून बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई एमपी हमारे लोगों से ये वायदा करता है क्या जनता के बीच में कि भाई आप मुझे ये काम कर देंगे तो मैं आपका ये काम करूँगा। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। ये सुनी होंगे ना, सामान्य सी बात है, लोग किसान बैठ गए थे जाके वहाँ दिल्ली के आसपास। या एक बात आपको याद आई हो, ट्रिपल तलाक पे कानून बनाएंगे, है नहीं। अब कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की। अब जैसे ये बिल आया यहाँ, इसे बोलते हैं बेटा यहाँ बिल, विधेयक। क्या बोलते हैं इसे? विधेयक। विधेयक लोकसभा ने पास करा, पास करने के बाद वो राज्यसभा पास करेगी। जब ये दोनों तरीके से, दोनों जगह से पास हो जाएगा तो ये कहलाता है बिल, फिर, है नहीं। ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कहाँ जाएगा बेटा? क्यों जाएगा? क्योंकि उसके साइन नहीं होंगे तो ये एक्ट नहीं बनेगा, और जब ये एक्ट नहीं बनेगा तो इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते हम लोग, ये लागू नहीं हो सकता। बिल को लागू नहीं कर सकते इंडिया में हम। बिल का कोई असर और प्रभाव नहीं होता जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए।
जैसे ही उसके साइन होते हैं तो फिर एक नोटिफिकेशन निकलता है कि उस दिन से ये कानून लागू होगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर होता है गवर्नमेंट का, जैसे कहते हैं गजट। गजट में इसे क्या करते हैं हम लोग, इशू करते हैं, और गजट में इसके डेट भी दे देते हैं कि उस डेट से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अब आप ये बताइए, अगर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तो कानून बनेगा नहीं। इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, जब तक साइन नहीं करेंगे कानून नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जा सकता उसे। ये बात समझ में आई आपके? चलिए एक और इसके बाद लेजिस्लेटिव में चल रहे हैं, अभी बस आने वाले हैं, आप टेंशन ना लो, मैंने थोड़ा सा आपको भी रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएंगी बातें। एक दूसरी बात यह कि आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है कि भारत की एक पार्लियामेंट होगी। 78 तक की बात चल रही थी हमारी, आपकी याद है आपको? 78 तक की बात, एग्जीक्यूटिव की बात करी थी मैंने, आर्टिकल 52 से 78 फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हूँ मैं। ये द एग्जीक्यूटिव था, ठीक। अब देखिए 79 में क्या है कि पार्लियामेंट के हाउस कितने हैं? तो लोकसभा राज्यसभा, लेकिन ऑर्गन कितने हैं? ऑर्गन कितने? 3। एक है प्रेसिडेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो कंप्लीट होती है वो किस किस से मिलकर होती है? ये क्वेश्चन कई बार स्टेट में पूछा गया है, किस किस से मिलकर बनती है? एलएस आरएस प्लस प्रेसिडेंट। बेसिक प्रेसिडेंट उसके किसी पार्टिसिपेट नहीं करता है, बैठता नहीं है वहां जाके, किसी डिस्कशन में भाग नहीं लेता है, वोटिंग में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसका ऑर्गन है। पार्लियामेंट जो कंप्लीट होती है कैसे होती है बेटा? 3 लोगों को मिलाकर, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ भाई, जो नए लोग आए हैं मेरे, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएगी बात, ठीक भाई। तो लेजिस्लेटिव पावर भी है उसके पास। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। डन के काम भी कर रहा है, उसके बिना काम भी नहीं हो रहा है, और उसके बिना कानून भी नहीं बनने है। तो इसका मतलब उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है और लेजिस्लेटिव पावर भी है। थर्ड पावर की अगर बात करते हैं हम, तो थर्ड पावर मैंने इन्हें बताई थी, एक जुडिशरी। जुडिशरी ये बात कहती है कि कभी भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा, कोर्ट इन सेंस कोर्ट कितने हैं इंडिया में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यही तो है भाई। किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई डेथ पेनल्टी को, कौन सी को? डेथ पेनल्टी को। और भी उसमें 3-4 चीजें हैं, वो जब टाइम आएगा तो समझाऊंगा। डेथ पेनल्टी को क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। इसका मतलब उनके पास जुडिशरी पावर भी है। भाई जी समझ में नहीं? नहीं, आपको ही बोल रहा हूं। बात समझ में आई कि प्रेसिडेंट के पास इसका मतलब जुडिशरी पावर भी है, वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। कहां से? चाहे वो इस नदी हो, इस नदी हो या इस नदी हो। अब ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों रखा गया? उसके पीछे एक कारण था। कारण तो कई सारे थे, लेकिन एक आप बात समझ लीजिए। बात ये आपको समझनी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन एरर से बाहर नहीं हो सकता।
मानवीय गलती आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, तो पर किससे? जुडिशरी से भी हो सकती है या नहीं हो सकती? मैंने उस दिन भी बताया कि आपने चैनल ही क्रॉस करके आ गए, सीधा उठा लिया, बोले बेटा हम तो आपके तलाश में बहुत दिनों से थे, अब क्या करना है? डेथ पेनल्टी लिखो भाई, ने लटका दो। या फिर कोई लॉ की एरर हुई हो, कानून की गलती भी तो हो सकती है, कोई प्रोसीजरल गलती हुई हो, मामला मुकदमा जो केस चल रहा था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला दिया जाके, तो ये प्रोसीजरल गलती नहीं है? राइट टू लाइफ है ना हमारे पास, तो प्रोसीजरल गलती हुई नहीं, ह्यूमन एरर हुई, लॉ एरर हुई एंड प्रोसीजरल गलती हुई। तीन चीजों पर बात रखी गई वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई मानवीय भूल हुई हो और किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई और पता उसका ये चला कि जैसे ही उसे हमने हैंगिंग किया अगले दिन पता लगा वो तो इनोसेंट था, दोषी नहीं था, तो क्या करेंगे? अब आपके पास कोई रास्ता है? इसलिए कहा कि भैया एक अपील आप कहां कर सकते हो? जाके प्रेसिडेंट के पास कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने इंटेंशनली आपको कहीं परेशान किया हो या आपकी तलाश में ही हो ये लोग। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्यों मेरे दोस्तों? पूछी नहीं आए अभी? उनका ही तो नाम याद है हमें यार, पूरी क्लास में आपकी में। चलिए, तो क्या मैं आगे चलूं अब? हैं? जो तीन पावर समझ में आ गई, काम भी कर रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं और लोगों को माफ भी कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट और एक चीज देख लेते हैं। आपको मैंने बताई एक बजटिंग पावर बताई थी, डिफेंस, डिप्लोमेटिक बताई थी मैंने आपको, पूरा लिखवाया था मैंने, कभी इतनी पावर है उनके पास। अब बजट की बात कर लेते हैं 1 मिनट बस, फिर मैं इसे आपको स्लाइड ये दिखाऊंगा पीपीटी में, क्या क्या है उसमें, क्या क्या हमने पढ़ाया है और क्या क्या इसमें नहीं है जो उसमें मिलेगा। भाई इसमें सारी चीज नहीं बता सकते ना पीपीटी में, तो बाकी चीजें कहाँ होती है वो राइट डाउन कराते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए बजट, इसका पहले कलर चेंज करें। क्या है भाई ये? बजट है। क्या है ये? आर्टिकल 112 में, कौन से में? आर्टिकल 112 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारत का एक क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जिसमें उसके इनकम और एक्सपेंडिचर्स का लेखा जोखा होगा। क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे हैं आप? खर्चा। यही तो बात है भाई, बजट अपना हो, परिवार का हो, घर का हो, स्टेट का हो, जिले का हो, देश का हो, दो ही चीजों पर तो काम करता है। दो ही जगह काम करता है नहीं भाई। अगर हमें आपको भी पापा पैसे देते हैं तो क्या करने के लिए देते हैं? तो ये मैनेजमेंट तो हमें भी आता है, नहीं आता कि भाई उतना पैसा मुझे रेंट में देना है, उतना मेरा एक ये खाने पीने में लगना है, इतना मुझे फीस डिपॉजिट करनी है, इतना मेरा ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, इतना मेरा फ़ोन में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड ही पैसा मिल रहा है, अनलिमिटेड नहीं मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? लिमिटेड ही मिल रहा है। पापा जी ने फिक्स कर दिया कि क्योंकि मेरी भी आमदनी फिक्स है, भी और भी छोटे भाई है, बहन है, उन्हें भी पैसा देना, ऐसा नहीं सारा पैसा आपका ही है। आप मेरी पूरी बात समझ रहे हैं? बजट के दो पार्ट होते हैं, एक तो इनकम
और एक एक्सपेंडिचर्स। इनकम इंडिया में कहाँ जहां भी मिलेगी आपको दो ही तरीके से मिलेगी, या तो डायरेक्ट मिलेगी बेटा, कैसे मिलेगी, डायरेक्ट टैक्स होंगे, या कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। कितने तरीके के टैक्स हो सकते हैं, और तो है ही नहीं कोई तीसरा। इनडायरेक्ट टैक्स को तो बात खत्म ही कर दो, इसमें तो आ गई सीधी सीधी, क्या आ गई बेटा, आ गई, कंफर्म है आपको। अब क्या है ये, इंटीग्रेटेड टैक्स है इंडिया में एक, ठीक भाई। डायरेक्ट टैक्स के दो भाग हो जाते हैं, एक को बोलते हैं हम टैक्सेबल, टैक्सेबल, और दूसरा भाग होता है नॉन टैक्सेबल। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स से क्या समझे बेटा आप, इससे हम बच नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते, ये हमें 100% देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो ईडी और इनकम टैक्स पीछे पड़ जाता, आपने सुना ना, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स से बचा सकता है, हम चाय के साथ बिस्किट ना लें, चाय के साथ बिस्किट ना लें तो बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता, चीजों की सेल और परचेज ही नहीं करें हम तो बच सकते नहीं बच सकते, लेकिन इससे नहीं बच सकते आप, ये आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आपकी जो सैलरी है उस पर जो इनकम टैक्स कटेगा वो कटेगा, उसे आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। हाउस टैक्स आपको म्युनिसिपैलिटीज को देना है तो कैसे दोगे, आप सीधा दोगे, डायरेक्ट का मतलब सीधे अपने हाथ से दे रहे हैं, ये लो भैया अपना पैसा। इनडायरेक्ट का मतलब बिस्किट खरीदा हमने तो बिस्किट पे सेल टैक्स पहले ही कट गया, और जैसे ही हमने उसे पैसे दिए हमसे भी कट गया वो, लेकिन हमसे पहले वो टैक्स दे चुका है। आप पहले मेरी बात पूरी समझ रहे हैं, हमसे पहले वो टैक्स दे चुका है उस बिस्किट पे, हमने जैसे ही उसे पैसा दिया वो गया टैक्स हो गया, क्योंकि इंक्लूड लिखा हुआ है ना उसमें, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, देखेंगे ना आप ये बात। तो यार इन चीजों को समझे करो ना, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, यही तो अवेयरनेस है बेटा, यही तो अवेयरनेस है। नहीं हमें पता लगना, लिखा रहता ना इतना तो आप देखते हो, तो वो सारे टैक्स कट कटाने के बाद कितनी 10 रुपीज है उसकी कीमत, जैसे आपने 10 रुपीज दिए वो टैक्स गया। पूछी है पूछी, आज बहुत लेट हो गए आप। थैंक यू थैंक यू, इसे मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं, स्टडी करूंगा जाके, जब बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पर डे लाना है आपको, और पर डे अगले दिन मुझसे लेना है, जैसे आज आप ले आए कल को ये लाएंगे, वो लाएंगे, फिर वो लाएंगे, है नहीं, इस तरीके से क्या है, और फिर आप सारे लोगों से शेयर कर लेंगे कि भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ये भी लिख के देता हूँ ना, इसमें कौन से जीएस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के और पेटी के। देखिए मैं देखूं जाके इसमें क्या है पहले, जब पता लगेगा। मुझे लगता नहीं इससे हो जाएगा क्योंकि 4 ही पेज है इसमें। हाँ भाई, तो इस बजट को कैसा है, 1 मिनट में आप ऐसा समझ लीजिए, बजट क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और जब ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो पास करने की जिम्मेदारी किसके पास है, पार्लियामेंट के। कानून पास कौन करेगा, पार्लियामेंट। और कितने दिन के लिए मिलेगा आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितने दिन तक के लिए मिलेगा आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी कि ये पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को खर्चा करने की जो अधिकार या राइट देती है, वो कितने दिन का लिए देती है, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष से आगे नहीं देगी वो। और जब वो 1 वर्ष से आगे नहीं देगी तो हर वर्ष एग्जीक्यूटिव को जाना पड़ेगा उनके पास, भाई साहब पैसे दे दो, तो बोले लाओ क्या लाए हो। तो इस बजट को पार्लियामेंट तक ले जाने की जिम्मेदारी, यानी कि बजट जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से जाता है, और बजट को पास
पेश करना मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखना, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। तो बजट जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप बेसिक बात समझे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो जाएगा पार्लियामेंट के पास, लेके कौन जाएगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके एक सबऑर्डिनेट है, कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ले जाते हैं लेकिन जाएगा उनकी तरफ से। अभी आप टेंशन में किसी को नहीं आना है, ये काम मेरा है, ठीक? तो बजट की पावर उनके पास है। सर्वोच्च कमांडर कौन है हमारी तीनों सेनाओं का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक? ये बात तो है आपको पास। कमांडर कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक? तो अब अगली एक बात और बच जाती है छोटी सी, और छोटी सी बात ये है, वो छोटी नहीं बड़ी है बात तो, लेकिन आपको लगेगी वो छोटी है। ये ठीक है नहीं? आपने देखा होगा इमरजेंसी, सुना बेटा इमरजेंसी? देखा तो नहीं ना, अभी आपके जमाने में लगा नहीं है, लेकिन अभी अभी मणिपुर में लगा था एक, है नहीं? सुना ना मणिपुर में? अभी सरकार नई बनी है, उसमें ज्यादा सीएम साहब नए बने, तो वो नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, वो प्रेसिडेंट रूल था वो, लेकिन उसका भी एक फॉर्म है, इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की। पहली है 352 आर्टिकल में लिखा हुआ नेशनल इमरजेंसी। क्या लिखा है बेटा? नेशनल इमरजेंसी। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल जैसे अभी मणिपुर में हुआ था, यानी अब नई सरकार बनी है। और तीसरी होती है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका आर्टिकल 356 है और इसका है 360। हाँ 356, हाँ यार ये थोड़ा सा कुछ बोला करो यार मुझसे आप, है नहीं? कुछ बोला करो जरूर। क्या बोले करोगे? बोले सर इसे सही करके तो लिख दो। क्यों है भाई? हाँ बोल दिया करो यार 356। अब ठीक है, बोल दिया करो। फिर अगर हमारे आपस में कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, कॉमनली पूछ रहा हूँ, संडे की छुट्टी मिलती है तो आदमी लेजी हो जाता है नहीं? मंडे में उठने में दिक्कत आती है नहीं? छुट्टी होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आदमी 6-7 दिन पढ़ता पढ़ता हो जाता है बोर, उसे चाहिए फिर क्या, कुछ ना कुछ एंटरटेन चाहिए। तो आज जो आपके लेट आने का कॉज है वो मैं समझ रहा हूँ कि ये आप रात में आराम से सोए होंगे, बोले रहे। चलिए देखिए पहले मेरी बात समझिए, एक एक लाइन में बात समझनी है, क्योंकि मुझे ये पढ़ाना नहीं है, ये पावर है उसके पास इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो नेशनल पावर होती है वो उसके 3 कॉज होते हैं। पहला, कोई वॉर हो जाए, किसके साथ? किसी अदर कंट्री के साथ। दूसरा, वॉर दूसरी कंट्री के साथ हो जाए, किसी और का वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, कहां वर्ल्ड वॉर हो जाए, या एक्सटर्नल वॉर आ जाए, एक्सटर्नल वॉर हो जाए, कोई हम पे अटैक कर दे या हम किसी पे अटैक कर दे। और तीसरा है हमारे पास आर्म्स रिवेलियन, आर्म्स रिवेलियन। कौन सा है तीसरा? आर्म्स रिवेलियन, ठीक? अब हमारी बात समझ लीजिएगा आप कि अगर इनमें से कोई वॉर होता है
तो आपके जो फंडामेंटल राइट है वो तो लैप्स होंगे ही होंगे। यहाँ और कंडीशंस क्या फॉलो होती हैं कि पूरी तरीके से यूनिटरी फोर्स की तरह काम करता है इंडिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बैठी जरूर रहेगी लेकिन वो कोई कानून नहीं बनाएगी। कैसे कानून बनाएगी? जैसे उसको सेंटर कहेगा। सीएम साहब बैठे रहेंगे लेकिन सीएम साहब कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे बेटा। कैसा कानून बनाएंगे? जो वहां की पार्लियामेंट कहेगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। ठीक। सेकंड बात, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास आ जाता है। उस कब? जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, जब ये दोनों चीजों में से कुछ चल रहा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इतनी सी बात ही समझे कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात, क्या आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित मंजूरी से, कैसे? रिटन में, देश में, कंट्री में या कंट्री के किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इमरजेंसी लगाने की पावर किसके हाथ में आ गई? प्रेसिडेंट के पास आई नहीं आई, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के इमरजेंसी लगेगी नहीं। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है साफ साफ कि जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, इससे पहले इमरजेंसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये बात समझ गए? दूसरी है 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं हम। ये होते हैं हमारे पास स्टेट में। देखिए स्टेट पे हमने जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैठाया, कहाँ का है? जिस स्टेट में उसे बैठाया उस स्टेट का उसके पास डोमिसाइल नहीं है। एग्जाम्पल से समझे आप, अगर अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के नहीं हो सकते, वो चाहे यूपी के हों, बिहार के हों। ठीक। एक्चुअल में एक एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल। मैंने आपको फेडरल और यूनियन पढ़ाया था, याद है आपको? तो ना हम यूनियन ले सकते थे, ना पूरी तरीके से फेडरल ले सकते थे, या ले सकते थे, क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट था। लेकिन फिर भी हमने जो बीच का रास्ता निकाला, वो क्या निकाला? क्वासी फेडरल, मतलब बीच का रास्ता निकाल लिया हमने। और बीच के रास्ते में बेटा बात ये थी उसमें कि स्टेट आजाद है इंडिया में। ऐसा नहीं है जैसे यूएसए वाला स्टेट बहुत मजबूत है। स्टेट अपने लोगों के लिए कानून बनाएगा, उसका अपना सीएम होगा, उसका अपना सिस्टम होगा। है अरुणाचल प्रदेश का अपना सारा सिस्टम है, सीएम है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के ही होंगे पेमा खांडू, और तो कहीं के होंगे नहीं। राज्यपाल हम बैठाएंगे, गवर्नर कौन बैठाएगा? हम बैठाएंगे। और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों उसे बैठाया है यहाँ? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो हमारी राज्य सरकार थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, नहीं चल रही है। कानून कैसे बनने हैं? जो स्टेट लिस्ट में हैं उन पे कानून बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूनियन लिस्ट के किसी कानून लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बना रहे हो। कॉन्सेप्ट समझिए आप, पढ़ना बहुत मायने नहीं रखता, किताबें, चीजों को समझिए आप कि भाई स्टेट लिस्ट पे तो आप कानून बनाएंगे। हमने तो 3 लिस्ट दे रखी है ना आपको। यूनियन लिस्ट संसद कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट स्टेट कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर ओवरलैपिंग होगी तो स्टेट का नहीं माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। बताई थी ये बात भाई? पूछी बेटा, बताई थी ये सारी बात, है नहीं? अब ऐसा तो नहीं स्टेट जो पेमा खांडू हैं वो यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बना रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, ये कौन वॉच करेगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। किसने बैठाया? दिल्ली से आया सीधा। समझ रहे हो ना? पहला ये काम करेगा। दूसरा, सरकार माइनॉरिटी में काम तो नहीं कर रही है, मेजोरिटी में है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं वो 4 विधायक लेके बैठा, बोले नहीं दबंग आदमी हूं, सीएम मैं ही बनूंगा। पता चला विधायक एक नहीं है उनके साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसी है सरकार? मेजोरिटी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जनता ने राइट किसे देगी काम करने का? जो मेजोरिटी में होगा। डन? मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा तो नहीं सरकार
टोटल बार के आप तीनों का एक मतलब समझें, इन दोनों का, कि ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेलियर हो गया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या है? स्टेट लिस्ट पर सब कानून बनाए, जो भी सब्जेक्ट है मेजोरिटी में काम करे, हाई कोर्ट की पावर के को कम करने का कोशिश ना करे, क्योंकि हाई कोर्ट उसमें बैठा है उसके स्टेट में। तो अगर इनमें से कोई एक काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो गया, यही तो कहेंगे। एक लाइन में क्या कहेंगे हम इन चीजों को? और राज्यपाल राष्ट्रपति से ये कहते हैं कि सर यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेलियर हो गया है, सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो क्या करें? कहा पकड़ लो, दैट कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रेसिडेंट रूल। कैसा चलेगा? अब सेंटर चलाएगी, अब सारे सीएम को हटा दिया जाएगा, उसकी एग्जीक्यूटिव को, मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाएगा, उसकी लेजिस्लेटिव डिसॉल्व कर दी जाएगी। काम कौन करेगा? सीधा सेंटर। मतलब हमने इनके कॉलर पकड़ा तो है, लेकिन कैसे पकड़ा है? घुमा के पकड़ा, सीधा नहीं पकड़ा है। क्या यूएसए का प्रेसिडेंट किसी स्टेट में वहां प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है? नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा? क्योंकि स्टेट का, वहां का जो राज्यपाल है, वहां की जनता का इलेक्टेड मेंबर है, और उसका अपना संविधान है, उसके अपने लोग हैं, सिटीजनशिप कितनी है वहां? तो संविधान, तो वहां का राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं है, वहां की जनता का इलेक्टेड मेंबर है। मैं मानूं मेरी बात समझी जा रही है? क्योंकि मैं आप लोगों से तो उम्मीद रख ही सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। वो इन दो लोगों से मैं थोड़ी कम उम्मीद रख सकता हूं आज, लेकिन इन्हें ये बात तो समझनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो राज्यपाल कैसे रूप में काम करता है? एक एजेंट के रूप में काम करता है। वो देखता रहता, अच्छा ये कर रहे हो, ठीक है सर, ये काम हो रहा है, लो। एग्जाम्पल मणिपुर में क्या हुआ? जब क्लास रुक ही नहीं रहा, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो क्या करें? हम बैठे तमाशा देखते रहे? है भाई, बताओ, ये स्टेट वो स्टेट तो है नहीं यूएसए वाले। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? कब? जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेलियर हो जाए। वो फेलियर कैसे हो सकता है? ये कंडीशंस मैंने बता दिया आपको। इमरजेंसी पढ़ा नहीं रहा हूं, इमरजेंसी पढ़ाऊंगा। इमरजेंसी प्रोविजन का जो लेक्चर है, वो लंबे लंबे लेक्चर है, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं मेरी बात? होगा कि उसके पास ये पावर भी है बेटा। चलिए, थर्ड वाला क्या है? 368 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक लगा नहीं है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए थे कि सर ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं वो। अब देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है, एक मिनट में अपने कमेंट चेक कर लूं। देखिए, कभी इंडिया का क्रेडिट डाउन हो जाए या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाए, दो टर्म समझिएगा। इंडिया का क्रेडिट गिर जाए, रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। फॉर एग्जांपल, ईरान सुना अभी आपने? वेनेजुएला सुना? सीधे प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले आए यार ये ट्रम्प साहब। सुनी ना ये बात? नहीं सुनी? अब सुने करोगे ना, मैंने न्यूज़पेपर इसलिए बुलाया।
न्यूज़पेपर हर आदमी को पढ़ना है, अपडेट रहना है बिल्कुल, क्योंकि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आपको सीधे पीटी में मिलेंगे, इससे मिलेंगे, करंट से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 1/4 का कंट्रीब्यूशन से करंट अफेयर्स का पीटी में, आउट ऑफ 100 में से। समझ रहे हैं? तो ईरान में क्या हुआ, उसके पैसे की, करेंसी की कीमत बहुत गिर गई। वेनेजुएला में ऐसा हुआ कि आदमी 2-2 लाख रुपए में एक कप चाय नहीं मिल रही थी, 2 लाख में एक कप चाय नहीं मिल रही थी। तो क्या क्रेडिट नहीं गिर रहा था उस देश का? ईरान में ये भी यही इवेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे था। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसे कहेंगे हम नेशनल इमरजेंसी। आज तक लगा नहीं है। हमारे संविधान का एकमात्र आर्टिकल है जिसका कभी यूज नहीं हुआ है आज तक। 360 का कभी यूज नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो इसका हुआ है। इसका भी 2-3 बार यूज हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। एक बार पाकिस्तान लड़ गया हमसे, एक बार चाइना लड़ गया, ठीक, एक बार इंटरनली डिस्टरबेंस हो गया था तो उसमें लगा, ठीक। बाकी सबसे ज्यादा जो खतरनाक आर्टिकल है वो स्टेट के लिए ये है और जनता के लिए ये है। यहाँ आपके फंडामेंटल राइट को लैप्स कर दिया जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट को, ठीक। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो आप पहले हमारी बात पूरी समझ गए। डिप्लोमेटिक एक लाइन में और समझ लीजिएगा, फिर अपने स्लाइड पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। डिप्लोमेटिक में आप समझेंगे कि जितने भी हमारे कंट्रीज में एम्बेसडर हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, यूएसए का हो, यूके का हो, ब्रिटेन का हो, सॉरी ब्रिटेन यूके की बात होगी, जर्मनी का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री का हमारी एम्बेसी में बैठा हुआ है दिल्ली में। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उस देश से, क्योंकि सारी चीजों का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? एक आदमी अपनी जरूरत की सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं मार्केट में जाना ही पड़ेगा, या नहीं जाना पड़ेगा? भाई अगर हम देखें कि हमारे पास जो फ्यूल है, हमारे पास इतना फ्यूल तो है कि हम जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे चला सकते हैं, लेकिन बाकी जो बाइक रही आपकी, हमारी आपकी कार है, उसके लिए तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा ना। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं वहां से तेल क्यों खरीद रहे हो, रसिया से हमसे खरीदो। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है यार, हमें चाहिए। और कहां चाहिए? जहां सस्ता मिलेगा। तो इन रिलेशंस को जो मेंटेन करते हैं, दैट कॉल्ड एम्बेसडर। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशंस को जो किसके साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो मेंटेन करते हैं, वो कौन करते हैं? एम्बेसडर। अपने यहाँ जो यूपीएससी में जो 4th सर्विस है उसका नाम है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। एक है फॉरेस्ट, एक वन वाली, एक कौन सी? फॉरेन है। जब आप वहां फॉरेन में आ जाओगे, एम्बेसडर बनोगे, तो किसी देश में आपको बैठाया जाएगा? नहीं बैठाया जाएगा। हर कंट्री में हमें अपना बैठाना पड़ेगा। अब अगर आपको अपॉइंटमेंट देकर यूएसए का एम्बेसडर बना के भेजा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट भेज रहे हैं, तो फोन पहुंच जाएगा, सर ये आदमी आ रहा है, कौन है? एम्बेसडर। बोल ठीक है, सीधा एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा आपको। अब यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो हमें फ़ोन करेगा, तो एयरपोर्ट से उठाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और उनसे बता दी जाएगी कि आपकी एम्बेसी वहाँ जाके बैठो, जहाँ से वीज़ा मिलता है। सुना ना वीज़ा? वीज़ा जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूँ, इसे आप गलत ना समझें। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करा तो मुझे भी ILP बोलते हैं क्या, वो है नहीं? तो मैंने कहा ये वीज़ा मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल प्रिविलेज है यहाँ के लोगों के लिए, तो हर आदमी को यहाँ एंट्री नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है ऐसा, मैं जानता हूँ, लेकिन स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ है। से मैं गुवाहाटी भी गया तो वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आते ही, और जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे सबसे पहले वही दिखाओ क्या, मैंने कहा ये ठीक है। तो क्या है,
तो सभी देशों के जो एम्बेसडर हैं वो हमारे यहाँ बैठते हैं, और हमारे जितने भी देशों में बैठते हैं वो एम्बेसडर हमारे बैठते हैं। तो वो प्रेसिडेंट का ही काम है, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कूटनीतिक पावर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर इनमें से मैं किसी भी पावर को डिस्कस करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं उसमें पूरे जितने प्रोविजन है वो बताता चलूंगा और आप उसे आगे तक लेके चलते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, मैंने उसको बताया लेजिस्लेटिव पावर, उसके पास जुडिशरी पावर, उसके पास इमरजेंसी पावर, उसके पास बजट की पावर, उसके पास डिप्लोमेटिक पावर, और उसके पास डिफेंस पावर। बात समझ में आ गई? इतनी पावर को डिस्कस करना अब हमें, और ये पावर जब डिस्कस हो जाएंगी ना तो संविधान का आधा हिस्सा बराबर हो जाएगा इसमें, इतनी चीजों में। क्या मैं आगे चलूं? अब मैं आगे चलूं? चलिए अब देखते हैं भाई क्या ये प्रेसिडेंट साहब है, ये क्या कह रहे हैं। बोले अब जो आपने पढ़ाया वही कह रहे होंगे ये। चलिए इंट्रोडक्शंस क्या क्या है भाई। एज पर द जर्नल रिपब्लिक, अच्छा रिपब्लिक पे मैं एक अपना वीडियो बनाऊंगा, लगभग 2 घंटे का होगा, उसे आप बड़े गौर से देखना। इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बना के जाऊंगा मैं आप लोगों की पॉलिटी में कि आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा पाएगा कोई। बस आप बैठे रहें, मेरी बातों को अगर नहीं समझ पाते हैं तो मुझे रोकें, बोले नहीं सर ये बात समझ में नहीं आई। बुची ये जिम्मेदारी आपकी है नहीं है? ये पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, मेरी नहीं है। मैं चला जा रहा हूँ, आप रोक ही नहीं रहे हो, तो आप मुझे रोकें, ठीक? ये छोटी मोटी बात है। फर्स्ट सिटीजन है, सॉलिडेरिटी, यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारे काम वो करता है जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं। यूनिटी फोर्सेस भी है उसके पास, नेशनल इमरजेंसी लगा देगा तो क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे यूके में पार्लियामेंट कानून आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ भाई, कब? नेशनल इमरजेंसी में, ठीक। इंटीग्रिटी बनाए हुए है क्योंकि भारत के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटर है, भारत के सभी लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया उसकी। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट से इलेक्शन नहीं कराया। कितने वोट चाहिए कम से कम? है, इसका मतलब भारत के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और भारत के सभी लोगों का प्रेसिडेंट है, ठीक भाई? तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। यूनिटी फोर्सेज है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, सॉलिडिटी कर रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट देखें। ही इज एन द एलिमेंट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 53 बताया मैंने आपको, बताया? हाँ भाई, बताया कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट होंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होंगी। प्रेसिडेंट अपने आप करें या अपने सबऑर्डिनेट से कराएं, एग्जीक्यूटिव पावर दिख गई आपको, एग्जीक्यूटिव काम वो करते हैं। विद अलोंग विद वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मैंने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारी चीजें बताई मैंने आपको। क्यों बुची? बताई बेटा आपको, सारी बातें बताई कि वो काम करेगा। प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, है नहीं? तो क्या मैं अगली स्लाइड खोले? आपके समझ में आ गई ये बात? ये है पढ़ने का तरीका। बच्चे को डराना नहीं है उसे किसी सब्जेक्ट से, पता चला वो डर गया। अब जो क्वालिफिकेशन होगी, मैंने ठीक, किसी नेपाल के आदमी को प्रेसिडेंट बना देंगे हम, यूएसए के आदमी को प्रेसिडेंट बना देंगे इंडिया में, बांग्लादेश के को बना देंगे, पाकिस्तान के को बनाएंगे, कौन होगा?
इंडियन सिटीजन होगा। ये कंफर्म है ये बात, किसी विदेशी को हम नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? कौन होगा? इंडियन सिटीजन होगा। ही इज द, मैंने कहा 3 ही पोस्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन? प्रेसिडेंट, बीपी, बीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, और गवर्नर ऑफ स्टेट। जो कितनी एज मांगते हैं? 35। और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के लिए 35 का कोई प्रोविजन नहीं। समझ गए आप मेरी बात? 35 वर्ष की एज कितनी है, किस किस की है? जब भी कोई पूछे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, और किसी के पास नहीं है। अब देखिएगा, लोकसभा में आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 25। विधानसभा में विधायक की 25, राज्यसभा में 30। आप पहले मेरी बात समझ रहे हो? स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है यहाँ, जिसे कहते हैं विधान परिषद, उसमें भी 30। जब हम म्यूनसिपलिटीज में आते हैं या पंचायत में आते हैं तो कितनी? 21। ये एज कहीं लिख लेना, बस यही है और नहीं है। ठीक। जो सरपंच बनेगा पंचायत में, वो कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 21 का। एमएलए 25 का, लोकसभा का एमपी 25 का, राज्यसभा का एमपी 30 का। बस यही तो है, 4-5 तो है, उसमें ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक भाई? लोकसभा के लिए क्वालिफाइड में रखना हो, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कहीं और से सैलरी तो नहीं ले रहा है। एग्जाम्पल, आप अगर सीईओ बन जाते हैं इन अरुणाचल प्रदेश, तो आपको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से जब आपको इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा नहीं आपको इलेक्शन लड़ने से हम रोक रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है? ये है शर्त, आपको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति बनने से पहले वो आदमी एमपी लोकसभा का है या राज्यसभा का है, या एमएलए है, या किसी स्टेट का गवर्नर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसे इलेक्शन लड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक? कुछ बोला कि? चलिए सेकंड, बट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट मिनिस्टर, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक? यूनियन, एनी स्टेट, इनमें से अगर कोई है तो हम इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन उसे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा यहाँ से, तब वो इलेक्शन लड़ेगा। ठीक भाई? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? कैसे होगा भाई बुच्ची? कैसे होगा? बिल्कुल। कौन करेगा? इलेक्टोरल कॉलेज। कौन करेगा? इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, टोटल मेंबर बता दे यार बुच्ची, आज कितने लोग वोटर्स हैं इसके इलेक्शन में? नहीं, वो तो लोकसभा राज्यसभा के हो गए, टोटल की बात कर रहा हूँ। 4896 है भी नहीं, बताया मैंने आपको कैसे कैसे। 4120 ऑल स्टेट प्लस यूटी, और 776, यही तो हैं। कितना दिखा रहा था इसका? एमएलए का कितना दिखा रहा? 4123। और इनका
ये तो 776 था, तो टोटल कितना हो गया? 9 9 है नहीं, 8। एक्चुअल में ना ये 3 लोग, इन्होंने जे एंड के की जो वो है ना यूटी, उससे बढ़ाए हैं। ठीक, तो अब इतने हो गए। ठीक, अब आप देखेंगे कि अगर हम यूएसए में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो वहां कितने वोट कितने? 538। वहां वोट कितने? 38 वोट हैं, और हमारे यहाँ वोटर्स हैं ये इतने। ठीक, और अब जब हम देखते हैं कि वहां यूएसए के इलेक्शन में वोटर्स कितने हैं, तो 57, और हमारे यहाँ वोटर्स कितने हैं? इतने सारे हैं। और वोट कितने हैं? लगभग 1098, कितना आगे को, 78484, 78, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1098, 74, एक मिनट रुकेंगे आप, है ना, 4740408, तो ये 288, इतने वोटर्स हैं, लगभग 11 लाख। ये कंपेयर हो रही है, इसलिए आपको दिमाग में रिकॉल होती रहेंगी सारी बातें। ठीक, चलिए, प्रोसेस क्या है? इंडेक्ट है, इलेक्टोरल कॉलेज है, कितने लोग शामिल हैं? लोकसभा राज्यसभा के लोग हैं, सभी स्टेटों की विधानसभाओं के लोग हैं, यूटी में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोग हैं। यही बात है इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक, तो क्या हो रहा है? इलेक्टेड टर्म कितनी है उसकी? 5 ईयर। ठीक, ये बाकी री इलेक्शन हो सकता है। आर्टिकल 57 ये पढ़ाया मैंने आपको। बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इसमें क्या क्या कंटेंट है वो भी आपको पता लग जाएगा। आप कुछ लिख सकते हो, बाकी इन लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मैंने बता रखी थी आप लोगों को। चलिए भी नेक्स्ट, कौन कौन थे इलेक्टेड मेंबर देखियो, कौन कौन थे बुची? कितने लोग थे लोकसभा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, यही थे। और राज्यसभा के कितने आ रहे थे? तो कितने हो रहे थे? यही बात थी। ये कहां से आए? सभी स्टेटों से आए। बाकी 13 यूटी से कितने आए थे? 13। यूटी को सीटें कितनी दे रखी है वैसे हमने? 20, लेकिन अभी कितनी सीटें हैं उनके पास? 13 है सारी यूटी के पास। तो ये कितने हो गए थे दोनों मिलकर? इतने हो गए थे। हो गए। अब जो ये वाले थे इनकी बात करते हैं। अब इनकी बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा में? 250, याद है? 238 हमने सभी स्टेटों को दे रखे हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। ठीक, अभी फिलहाल सारे स्टेटों के पास सीटें कितनी हैं? 233। 5 सीटें अभी हमने किसी स्टेटों को दे नहीं रखी हैं। तो ये और ये मिलकर कितने हो गए थे? ये तो उसकी पार्लियामेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में 776 लोग वोटर्स हैं।
आपके पीछे जो बैठे हैं। क्लियर है बात? कोई बात डाउट हो तो बस पूछ लेना, ठीक? क्योंकि मैं इन्हें पढ़ा चुका हूँ इसलिए अब मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ चलिए, हो गया भाई। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंटिंग एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक? दिल्ली, पौंडीचेरी। अब देखिए यहाँ आपको क्या और जोड़ना है, जे एंड के और जोड़ना है, क्योंकि जे एंड के भी अब क्या बन गई, यूटी बन गई। उसे भी हमने शायद 3 या 4 सीटें दे रखी हैं राज्यसभा में, समझ रहे आप? 3 सीटें दे रखी हैं। वो जो आप बता रहे थे ना कि वो यही है, ठीक है? तो स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं, तो एसएल लिख दूं, कोई टेंशन तो नहीं है? कहीं कहीं इसमें बेटा 2 हाउस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आपके यहाँ नहीं है मुझे पता है, 7-8 स्टेट है इंडिया में जिनके पास अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक? तो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर, और ये लोग भाग ही नहीं लेंगे, अगर कहीं है तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट? कौन कौन लेंगे? असेंबली के लोग लेंगे, यानी कि एमएलए। इन्हें एमएलसी बोलते हैं बेटा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये कौन तो होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ भाई, 28 स्टेट में हमारे पास इतने विधायक हैं ऑल इंडिया में, चाहे यूटी और स्टेट को मिलाकर कितने हैं बेटा? इतने विधायक हैं, ठीक? तो ये हो गया स्टेट, और मैंने कहा उसका अपर हाउस इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक? चलिए, वी नीड टू नोट दैट नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा, राज्यसभा या किसी स्टेट लेजिस्लेचर में है तो वो भी भाग नहीं लेंगे। मैंने कहा जहां यहाँ 12 लोग नॉमिनेट कराए थे ना, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें, समझिए। जब मैंने राज्यसभा की बताई तो आपको बताया 250, जब उसे और हमने डिस्क्राइब करा तो 280 + 12 लिखा था मैंने, 238 + 12, तो 12 लोग कौन थे? वो नॉमिनेटेड लोग थे, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वो यही बात कह रहा है कि जितने भी कौन भाग लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। ऐसा क्यों है? इलेक्टेड मेंबर इसलिए भाग लेंगे क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन कर रहे हैं। नॉमिनेटेड लोग इलेक्शन के जरिए नहीं आए, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो इलेक्टेड मेंबर होते तो इसका मतलब वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते, 12 लोग होते नहीं होते। अब वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बेटा, तो इसलिए आगे चले। क्लियर हो रही सारी बातें? नेक्स्ट देखते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन। भैया ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं मैनर ऑफ इलेक्शन? पढ़ के बताओ। क्यों भी दोस्तों? हाँ, कैसे हो? किसके किसके जरिए काम होता है? हाँ भाई बुच्ची, कहोगे सर आपने तो मुझे पीछे पड़ गए आप मेरे, हैं? ऐसा नहीं है। मैंने इसे अंडरलाइन करा बेटा, क्या है ये?
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया मैंने आपको। जिस प्रोपोर्शन में पावर है उसी प्रोपोर्शन में क्या चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है उसी प्रोपोर्शन में क्या चाहिए, पावर चाहिए। यानी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट से नहीं होगा, लिस्ट सिस्टम से भी नहीं होगा, किससे होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। दैट कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपको बात समझ में आई? प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे हम, एक कोटा ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? क्योंकि वहां कितने बोल रही थी, जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको सिखाई थी। क्या सिखाया था मैंने कि मान लीजिए एक ये एरिया है, इसमें 100 सीट है, 60% यहाँ हिंदू रहते हैं, 30% यहाँ मुस्लिम रहते हैं और 10% अदर रहते हैं। हाँ भाई, याद है ये बात आपको? याद आई? अब जब 60% वोट पड़ा तो सीटें कितनी लगे ये लोग, 100। जो ये 40% लोग बचे, इनके वोट की तो वैल्यू 0 हो गई। इन्हें तो पावर मिली ही नहीं बेटा, ये मिली नहीं मिली? तो आप ये बताइए कि ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हुआ ना, ये तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है सबसे आगे निकलने की पद्धति। एक वोट ज्यादा मिला मुझे बूची से और मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया। तो क्योंकि वो पूरे फेडरल स्ट्रक्चर्स को बैलेंस करने के लिए वो पोस्ट है। कौन सी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम ऐसा नहीं दे सकते किसी को भी। तो मैंने इसमें बताया था एक लिस्ट सिस्टम, आपको यही बताया था आपको, लिस्ट सिस्टम। क्या बताया था बूची इसमें? मैंने बताया कि भाई देखिए, अब इलेक्शन कैसे होगा, पार्टी के नाम पे होगा। कैसे होगा? 1 से 100 तक की किससे मांगी हमने लिस्ट? एचपी से। एचपी का मतलब हिंदू पार्टी से। 1 से 100 तक की किससे मांगी हमने? एमपी से। 1 से 100 तक की हमने किससे मांगी? ओपी से, अदर पार्टी, मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी। यही बात थी। अब रिकॉल हो रही होगी आपको। जब एचपी का इलेक्शन हुआ तो इसे 60% वोट मिले। जब काउंटिंग हुई तो 30% इन लोगों को मिला, एमपी को मिला, और 10% ओपी को मिला। आप पहले हमारी बात समझ रहे हैं या नहीं? इलेक्शन कमीशन कहेगा हिंदू पार्टी से कि बेटा इधर आओ। बोले हाँ बताओ। 60% वोट मिला, सीटें मिलेंगी 60। अभी तक ये 60% कितनी सीट लेके जा रहे थे? 100। अब कितनी मिलेंगी ना सीटें? 60। मुस्लिम पार्टी से कहा कि वोट मिला 30%, सीटें मिलेंगी 30। अदर पार्टी से बोले भी वोट मिला 10%, सीट कितनी मिलेंगी? 10। सीटें 100 हो गई नहीं? अब जो सरकार बनेगी वो सबको मिला के बनेगी, नहीं बनेगी? याद है? तो चूंकि ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी पार्टियां बन जाती और सरकार इनस्टेबल हो जाती। तो सरकार को स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात, तो फिर क्या लिया हमने लिया एसटीए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। एसटीबी कर दो इसे यार, मैं ए कर देता हूं बार बार इसे, एसटी बी। किसका है ये? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान ले हमारी बात समझी जा रही है या हम वैसे बोले जा रहे हैं? समझी तो जा ही रही होगी यार। कम से कम ये 4-5 लोग जो बैठे हैं ये तो समझ ही रहे होंगे। जो नए लोग हैं शायद उन्हें, क्योंकि वहां यहाँ तक आए नहीं थे लोग। ठीक बुची, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। हमने कौन सा सिस्टम लिया? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है हमारे पास, तो हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ले लेते। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती तो हम लिस्ट सिस्टम से काम चला सकते थे। और मैंने आपको ये भी बात वहाँ बताई थी कि वर्ल्ड की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहती हैं इलेक्शन कैसा होना चाहिए। क्यों? उनके वोट की भी पावर उसमें मिल जाती है। और जब सरकार मिलजुल के बनेगी तो पॉलिसी किसके लिए बनेंगी? सबके लिए बनेंगी। इनकी क्या गारंटी है किसके लिए, इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए या इनका डेवलपमेंट करें, क्योंकि इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया उन्हें। मैं मानूं अपनी बात समझ गए? हाँ भाई, क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट?
देखा आपको, है नहीं? वोटिंग इज ए मेड बाय सीक्रेट होगी, बताइए मैंने कल उस दिन भी आपको। वोटिंग कैसे होगी, कैसे होगी वोटिंग भाई? अरे पूछिए यार, हाँ कर दिया करो। बताई थी सीक्रेट होगी, प्रेफरेंशियल होगी। अब देखते हैं क्या फार्मूला है इन्होंने जो बताया। नेक्स्ट चले, कैसी होगी वोटिंग? सीक्रेट होगी, ये बताई थी मैंने आपको बात। कोई चीज बदली हुई तो नहीं नजर आ रही है? यही है बेटा, बेटा यही है फार्मूला, लिख रखा है ना, बंद कर रखा है ना उसे ब्रैकेट में। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि कई बार वो पीटी में पूछ सकता है आपसे, कई बार वो इंटरव्यू में पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है यार, बताओ बुच्ची, है नहीं भाई? आपसे तो उतनी उम्मीद हम रखते ही हैं। अब कोई आप एमटीएस का पेपर देने जा नहीं रहे हो कि हम उम्मीद ना रखें आपसे? इतनी उम्मीद तो हम रखेंगे आप लोगों से, या नहीं रखें बेटा? हाँ भाई, ये इस तरीके से बंद करा था या नहीं? कर लिया था, याद रखना है। लेकिन इसमें एक गलती नजर आ रही है, ये पॉपुलेशन कौन सी है, कौन सी ईयर की है? यस, कौन सी होनी चाहिए? गलती नजर आ रही है? कब तक? 2026 तक। बोले सर ये तो चल रहा है, 26 चल रहा नहीं। इसकी जो अब जो इसके बाद सेंसस होगा कब होगा? 31 में होगा, नहीं होगा? 31 में होगा। और जब वो 31 में होगा तो उसके ऑथेंटिक डाटा जब आ जाएंगे तब कोई पार्लियामेंट कानून बनाएगी। अभी 5-6 वर्ष और वेट करें आप, अभी 1971 से ही होगा अभी इलेक्शन। जो द्रौपदी जी बैठी हैं, इसके बाद भी जो इलेक्शन होगा वो 71 से ही होगा, क्योंकि 32-33 तक जाके मामला बनेगा। डन? मैं आगे चलूं? बिल्कुल बात साफ समझ में आती है? चलिए, जब हम एमपी के वोट के बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था आपको, मैंने एक चीज लिखी थी वहां, और वो लिखी थी 549,474, और नीचे मैंने लिख दिया था 776। याद है आपको? हाँ भाई, याद है? तो ये जब हमने इसे डिवाइड करा तो लगभग 708 पॉइंट समथिंग आता, तो मैंने कहा पॉइंट हटा दिए थे हमने। क्यों हटा दिए थे? अगर डेसिमल के 3 अंकों तक हम लेते हैं, अगर मान लीजिए 0.431 आ जाए, तो क्योंकि 500 से कम है तो इसे हम 0 कर देते हैं। सुनते रहना मेरी बात, अभी आपके पास कैलकुलेटर लगा के देखेंगे। अब आप अगर डेसिमल के 523 आ जाए तो हम इसमें +1 कर देते हैं। 500 से अगर नीचे है तो उसे 0 कर देते हैं, और 500 से ऊपर है तो +1 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम पूरी फिगर को किस में लेना चाहते हैं? राउंड में लेना, राउंड फिगर में लेना चाहते हैं, डेसिमल में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाए। क्या हमारी बात आप समझ पाए? तो ये निकल के आई थी, एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल के आई थी 708 आई थी, है? तो ये एक एमपी की वोट की वैल्यू थी। एमपी कितने हैं हमारे? तो 708 इंटू 776 जब हमने करा तो ये निकल के आई थी 549,408। गुड, आपको याद रहती है बात। हाँ भाई, ये निकल के आई थी। अब निकाल के देख सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर मोबाइल होगा। ये और ये वैल्यू लगभग सेम सी है ना? है सेम बेटा? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट कॉल्ड पैरिटी। क्या बोला इसे मैंने? पैरिटी। सेंटर और स्टेट के वोट बिल्कुल बराबर हो गए। ये सारे स्टेटों के वोट है बेटा,
और ये वोट किसके, एमपीज के, तो बराबर हो गए नहीं हो गए, दैट कॉल्ड पैरिटी, कि सेंटर और स्टेट के बीच में बिल्कुल बराबरी है, जितने वोट अकेले सेंटर के हैं उतने ही वोट सारे स्टेट के। यही तो बात बताई थी मैंने पैरिटी में। हाँ भाई ये बात बताई थी, फॉर्मूला बताया पैरिटी है। तो ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे आप, इस फार्मूले को आप ये लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया ऊपर और ये हो गया इसके नीचे, याद है आपको, डिवाइड करके कितना आया, 708 आया, और ये एक एमपी के वोट की वैल्यू थी, और एमपी कितने हमारे उसके इलेक्शन में, तो इतने वोट आ गए। चलिए आगे चलें, टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई ये भी निकाल के दिखाया क्या, बताया ये कोटा मैंने, लेकिन इसमें कुछ गलती समझ में आ रही है, आ रही है, आपको नहीं आ रही, मुझे आ रही है। ये जो +1 है इसका कैसे आइडिया लगाएगा आदमी, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्या लिखा जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी, है नहीं, वो +1, और ये ब्रैकेट यहाँ तक ये वाली है नहीं, ये जो 1 है ये इसके बाहर है, याद है आपको। आप पहले मेरी बात समझ गए, और देखो एक बात मैं और आपको बताता हूँ, जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगा, अपर स्टेट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका भी इलेक्शन कराएंगे नहीं कराएंगे, उसका जब इलेक्शन कराएंगे तो फार्मूला यही है और कोई नहीं है। एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए दिल्ली है, क्या है बेटा, सॉरी यूटी है, यूपी लिखते हैं मैंने, है नहीं, क्या है वो, यूटी है। वहाँ की जो लेजिस्लेटर में सीटें कितनी है, 70 है। जो रेखा गुप्ता बैठी हैं उनसे पहले केजरीवाल साहब थे, तो कितनी सीटें हैं टोटल उसमें, 70। तो कितने पर सरकार बनेगी, 50% +1 यानी 36 पे। आप पहले मेरी बात समझ गए, सरकार बनाने के जो लिए जो मेजोरिटी हो सकती, कितनी हो सकती है इसका, 50% +1, तो कितना होगा, 50% कितना हो जाएगा, ये सरकार बन जाएगी। इसमें क्यों बन जाएगी सरकार बेटा, ये क्योंकि 36 वो मिनिमम नंबर है 70 का जो दो लोगों को नहीं मिलेगा। मैं तो ठीक ठाक होंगे आप लोगों के यार, क्यों पूछी है? हाँ यार देखो इतने कमजोर थोड़ी हैं हम लोग, या हैं नहीं, सीखने पे आ जाए तो कुछ भी सीख जाए, और पढ़ने पे आ जाए तो कुछ भी पढ़ जाए, और बनने पे आ जाए तो कुछ भी बन जाए, बस आ जाए। हाँ भाई अब ये बताओ कि यहां से 3 सीटें जानी है राज्यसभा में, कितनी सीटें जानी है, 3। तो बेटा कैसे जाएंगे वापस, मान लीजिए इनके पास जो गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, इनके पास सीटें मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन ये मान लेते हैं कि लगभग इन्होंने भी सुपड़ा साफ करा है आम आदमी पार्टी का। मान लीजिए इनके पास सीटें हैं 30 52, ऐसे मान ले, एज्यूम कर ले, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, आप पहले मेरी बात समझेंगे। 52 सीट है इनके पास। अब राज्यसभा में इन्हें 3 आदमी भेजने हैं। अब राज्यसभा का जो फार्मूला है उसके इलेक्शन का, वो मैं ही आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे आगे फायदा हो जाएगा ना जब राज्यसभा पढ़ाएंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट, ठीक, तो नंबर ऑफ बैलेट वोट कितने हैं, 70 है। वहां की जो विधानसभा है वही तो चुन के भेजेगी 3 मेंबर, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है,
राज्यसभा में 3 ही लोग तो भेजेगी दिल्ली विधानसभा। सत्तर लोग 3 लोगों को भेजेंगे कहाँ, राज्यसभा में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 3 प्लस 1, तो 70/4 प्लस 1 है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, जल्द किसने बताया कि मेरा मैथ बहुत तेज है, बुची बताओ कितना हुआ, कितना हुआ। हाँ भाई हाँ कहो पहले। इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रही आपसे हैं। 4 से इसे डिवाइड करा 70 को, कितना आएगा 7.5 17.5 आएगा नहीं। कमाल दी बात है यार आप। अबे हम गलत नहीं है, बस बात खत्म हो गई, अब करते रहो कैलकुलेशन। क्यों भाई, हम गलत नहीं है, 17.5 है ना। हाँ तो अब वो तो अभी तक तो यही है प्लस 1, तो 18.5 पॉइंट आया। देखिए अब ये 500 से ऊपर है, इसमें आधा ही जोड़ लिया जाए, 18 ही मान लेते हैं हम, ठीक। ये एक एमएलए को, एक एमपी जा सकता है इतनी वोटों पर। अब वोट कितने हैं इनके पास, 52, सीटें कितनी हैं इनके पास, तो ये कितना होगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 पे 2 जाएंगे तो बचे कितने, 16, यानी कि इन्हें 2 लोग और चाहिए अभी एक तीसरी सीट भरने के लिए। एटीन नंबर जो है वो 17 का वो मिनिमम नंबर है जो 3 लोगों को मिल सकता है, 4 लोगों को नहीं मिल सकता, और नहीं ये 72 हो जाता, 72 हो जाता। आप पहले हमारी बात समझें, फार्मूला यही रहेगा, आगे चल के और समझा देंगे, अभी आपका दिमाग सेट काम नहीं कर रहा, समझाएंगे आगे चल के। फिलहाल फार्मूला उसके इलेक्शन का भी यही है, किसके, राज्यसभा के इलेक्शन का भी यही है, इतना याद रखेंगे आप, क्योंकि ज़्यादा दबाव भी। हाँ भाई, नोट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड indirect by the electoral college according to a secret ballot. The constitutions of India adopt indirect election due to the following reason. क्या क्या है भाई, देख लो रीजन। Harmony with the parliamentary system of the government. The president is only nominal executive and real power are vested in the council of minister. ये सब बातें मैंने बताई थी आपको, ठीक। The direct election would be costly, time, energy consuming due to vast size of electrode. ये ठीक भी हो सकती है बात, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बता सकते हैं, ठीक। और भी कई सारे रीजन थे, ये अकेला रीजन नहीं था। चलिए, डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन, मैंने कहा 71 कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके इलेक्शन से कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 9 बज गए क्या पूरे हैं, अभी तो टाइम होगा यार, मेरी घड़ी अभी यार 3 मिनट बाकी हैं। मैंने आपको बता रखी है कि तो बड़ा लेट हो जाते हो। हाँ भाई, कौन करेगा, और किसी के पास नहीं है। एक डिस्प्यूट ये भी है कि जिस दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी वो डिजॉल्व थी,
अरुणाचल प्रदेश का कोई भी विधायक उसके इलेक्शन में भाग नहीं ले पाया। सेकंड बात, जिस दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस दिन लोकसभा के 10 मेंबर थे ही नहीं, या राज्यसभा के 15 मेंबर ही नहीं थे। तो क्या इलेक्शन लॉफुल है या अनलॉफुल है? तो हमने कहा आर्टिकल 71 साफ साफ कहता है कि आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हो करेगा। जहां कोई बीच में आड़े कोई बात नहीं आएगी, चाहे आपकी विधानसभा बैठी है या नहीं बैठी है, हमारा इससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है भाई। समझे भाई? तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ओरिजिनल जुडिक्शन से, और किसी कोर्ट में नहीं जाएगा ऐसा मामला। अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगाता है कि सब मैन तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पाया, तो कहाँ जा कह सकता है वो? और कहीं नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट में ही कह सकता है, बाकी और कहीं को। क्योंकि ओरिजिनल जुडिक्शंस का मतलब होता है कि यहाँ वही सुनवाई करेगा और किसी को ये पावर नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हाई कोर्ट। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सैलरी, देखिए सैलरी आपको समझने से पहले मेरे साथ थोड़ी देर बजट में चलना पड़ेगा, और बजट का लेक्चर हो जाएगा 1-2 घंटे का। ठीक, तो इसलिए आप एक लाइन में बात लिख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, अब आपको ये नहीं पता कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या, है या है? क्यों भाई दोस्तों? पार्लियामेंट तो बनाएगी लॉ, प्रिविलेज भी हैं, लेकिन क्या है, ठीक है, ग्रांट के जरिए जाएगा। कहाँ से जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। अभी 5 लाख हो गया, पहले 1.5 लाख था। ठीक, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया है, ये आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और कहाँ नहीं है। हाँ भाई, चलिए, अभी किसी ने खटखटाया तो नहीं है, नॉक तो नहीं करा है, और देख लेते हैं। इम्पीचमेंट मैंने पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 61 कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक, रिजोल्यूशंस, वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैसे कैसे खाली होगी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक भाई, एग्जीक्यूटिव पावर बताई थी मैंने आपको। सब लिखा हुआ है, बाकी दोनों बहुत कम लिखा, बाकी सही करके बताएंगे। तो चलिए, अपॉइंटमेंट अंडर द क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सब नाम लिए मैंने आपको, है नहीं? चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, बस बस। ठीक, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, सबको करेगा। चलिए, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स अदर बैक कास्ट के भी कमीशंस के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, मैंने बताई थी ये बात। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर, तो कल हम आपको एग्जीक्यूटिव पावर से स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा, है नहीं आज, और फिर देखते हैं आगे चलकर। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो